नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों का मित्र संपत राज। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसी के बाद आज क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला चल रहा था और इससे पहले मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में बताया था या फिर समझाया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन किस प्रकार से हुआ, सर्वप्रथम किसने किया था, आधुनिक जो वर्गीकरण है वो किसने किया था, हम किन के अनुसार पढ़ रहे हैं। आदरणीय हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी सर ने जो वर्गीकरण किया वो कौन सा था, उसके बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ा। ऊंचावच के बारे में पढ़ा था, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था, मैदान पठार क्या होता है उनके बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमने कल राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पिछली क्लास के अंदर 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये दोनों एक ही भाग है और इस संपूर्ण भाग को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांट रखा है। दूसरा हमने पढ़ा अरावली प्रदेश, तीसरा हमने उत्तर पूर्वी मैदानी भाग और नंबर 4 पे पढ़ा है अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें जो सबसे बड़ा प्रदेश रहने वाला है वो मरुस्थल का प्रदेश है और इम्पोर्टेंट भी है, पीछे कुछ भी नहीं छूटेगा, आराम से पढ़े मन लगा के। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़े तो क्या जानते हो आप लोग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में? मैं अगर बताऊं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो हम बात करें क्षेत्रफल की, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश राजस्थान के संपूर्ण जो टोटल 4 भौतिक प्रदेश हमने पढ़े हैं, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो आपके हैं कौन सा भाई? मरुस्थलीय प्रदेश जी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तो इसका टोटल ही राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान के 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, इसीलिए सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी निवास करती है? जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें अपन, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जो भाग हैं वो आपके मरुस्थल में निवास करता है। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े हैं। 3 पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। दूसरा बात, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रखता है। कुल जनसंख्या है वो 40% इसके अंदर है। अगली बात क्या है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को थार का मरुस्थल कहा जाता है। इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। ये जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैल रखा है। यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है ये आपको भारत में भी देखने को मिलेगा और ये आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, आपके एग्जाम में कितना पूछा जा रहा है, वास्तव में अपन को एग्जाम क्रैक करने के लिए कितनी आवश्यकता है, कितना कंटेंट चाहिए, वो इसके अंदर आपको संपूर्ण मिलेगा। हम बात करें मरुस्थल के अंदर तो देखें, ये जो गूगल अर्थ से मैंने एक इमेज ली है, इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये राजस्थान का मैप है
और ये संपूर्ण जो मरुस्थल है वो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। इसके बीच के अंदर देखें, अगर मैंने रेड कलर से अगर मैं राजस्थान की बॉर्डर डिवाइड करूं तो ये देखिए, ये राजस्थान की बॉर्डर है, यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर शुरू हो जाती है और ये राजस्थान की बॉर्डर है। ये संपूर्ण राजस्थान की बॉर्डर है और राजस्थान की इस बॉर्डर के पास देखो, ये माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र आ गया। ये आपके जोधपुर शहर है, ये जैसलमेर शहर है, ठीक है ना। और इधर ये रहीमयार, खानपुर, बावलपुर है, ठीक है ना। तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, कलर से भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मरुस्थल का कलर दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण मरुस्थलीय भाग है। और राजस्थान के इधर वाले क्षेत्र के अंदर ये देखो, ये जो राजस्थान के जो पास के अंदर जो क्षेत्र है, राजस्थान के जस्ट पास में अपन बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी तो मरुस्थल फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान या फिर भारत के बाहर भी मरुस्थल फैला हुआ है। या गुजरात के साइड में भी मरुस्थल है। ऊपर बात करें तो अपन पंजाब और हरियाणा में भी कुछ मरुस्थल का भाग देखने को मिलेगा। तो ये एक सैटेलाइट की इमेज है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो थार का मरुस्थल है वो पाकिस्तान और भारत दोनों में फैल रखा है। पाकिस्तान के अंदर इस मरुस्थलीय प्रदेश को चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के अंदर इसी मरुस्थलीय प्रदेश को आपके थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ थार के मरुस्थल की, मैं बात करूँ और बात करें थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है ये कुल मिलाकर 2 भागों में डिवाइड है। थार का मरुस्थल है वो आपके कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में डिवाइड है। 2 भाग कौन कौन से हैं देखें। चलो अपन यहां पर बात करें तो एक तो हो जाएगा आपके थार का मरुस्थल है वो भारत में फैला हुआ है और एक आपके देश है पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी ये फैल रखा है। तो इधर हो जाएगा आपके पाकिस्तान। कौन सा स्थान हो जाएगा? पाकिस्तान। जितना जो टोटल मरुस्थल है, अगर 100% मरुस्थल की मैं बात करूं तो संपूर्ण मरुस्थल का लगभग 85% जो मरुस्थल है वो भारत में फैला हुआ है। संपूर्ण मरुस्थल का 85% जो भाग है वो भारत के अंदर फैला हुआ है और बचा हुआ जो 15% जो मरुस्थल का भाग है वो आपके पाकिस्तान में फैला हुआ है। राजस्थान के या फिर भारत की बात करें, भारत के अंदर जो ये 85% मरुस्थल फैला हुआ है इसको भारत के अंदर थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान के अंदर जो ये 15% मरुस्थल फैला हुआ है, थार के मरुस्थल का ही भाग, जिसे चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चेलिस्तान किस नाम से जाना जाता है? चेलिस्तान। तो पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहते हैं और भारत के अंदर इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। भारत के अंदर लगभग ये इसका 85% है और पाकिस्तान के अंदर इसका 15% भाग है। और भारत में भी ये सर्वाधिक कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो भारत की अपन बात करें तो भारत में ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल जो भारत में है वो मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से? तो ये भाई राजस्थान में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तो एक राजस्थान, एक आपके फैल रखा है ये गुजरात, एक आपके फैल रखा है ये पंजाब और एक आपके फैल रखा है हरियाणा। यानी कि मोटे तौर पर मैं बात करूं तो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन 4 राज्यों के अंदर फैल रखा है। इनमें भी जो सर्वाधिक है वो राजस्थान में फैला हुआ है।
इसमें भी अगर अपन सर्वाधिक की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थल फैला हुआ है, सर्वाधिक। और हमें पढ़ना है राजस्थान का ही मरुस्थल, हमें पढ़ना है। कुछ दिनों पहले एक चर्चा हो रही थी नए ज्योग्राफी के अनुसार, जो नए जिले बने इनके अनुसार, कि कैबिनेट मंत्रालय के अंदर एक थार के मरुस्थल यानी कि मरु प्रदेश की एक फाइल मंगवाई गई और राजस्थान को 2 प्रदेशों में बांटने की चर्चा हो रही थी कि एक मरु प्रदेश हो जाएगा और एक पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। ऐसी बीच में कुछ चर्चाएं चली थी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और जोधपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की भी बात हो रही थी। जी मैं अगर बात करूं उस इमेज की, तो अगर अपन मरु प्रदेश की राजस्थान के तौर पर बात करें, ये मरु प्रदेश था, यही फाइल थी जो कैबिनेट मंत्री के द्वारा या कैबिनेट मंत्रालय में जो बुलाई गई थी फाइल, वो थी। यानी कि इधर वाला जो भाग है, इस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है। इस भाग को कौन सा प्रदेश कहा जाता है? मरु प्रदेश। लगभग इसमें 20 जिले को शामिल किए गए, लगभग इसमें टोटल ही 20 जिलों को शामिल किया गया। ये रहा 20 जिलों को शामिल किया गया। दुनिया का 9वां यह गर्म भूभाग है। देश का लगभग 14.65% खनिज उत्पादन यहाँ पर होते हैं। देश का 27% तेल और गैस उत्पादन होता है, वो मरुस्थल प्रदेश से निकलता है। इसका लगभग क्षेत्रफल 2,13,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसमें 2.85 करोड़ की है। साक्षरता दर आपके सामने है इसकी 63.80। गरीबी, शिक्षित, बेरोजगार, संपूर्ण आंकड़ा तैयार करके एक फाइल भेजी गई कि भाई हम राज्य बढ़ने के लिए तैयार हैं और उस राज्य का नाम रखा गया मरु प्रदेश। ठीक है ना, ये बात कुछ फाइलों तक ही सही थी, आज हमें ये पढ़ने को मिल रहा है। तो मैं आपके सामने अगर राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के अंदर लगभग 20 ऐसे जिले हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं। कौन कौन से प्रदेश हैं वो देखें। ये आपके सामने फाइल रही। चलो जी हम बात करते हैं इसी प्रदेश की। ठीक है, चलो राजस्थान के अंदर हम बात करें तो अगर मैं इसको ब्लू कर दूं, गंगानगर जिला है जो मरुस्थलीय प्रदेश में नया जिला बना था। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर ले लो आप, पाली ले लो, सिरोही भी इसमें शामिल किया था, बालोतरा शामिल, जोधपुर शामिल, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये वाला जो भाग है, ये संपूर्ण भाग मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण ही भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये मरु प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश। ये मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, और हमें इसी मरुस्थलीय प्रदेश को ही आज पढ़ना है। और हम इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो देखो, इस मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ने के लिए अध्ययन की दृष्टि से हम इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटेंगे अपन? 2 भागों के अंदर बांटेंगे। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो अपन बात करें यहां पर, ये राजस्थान है और राजस्थान के इस वाले भाग के अंदर जो पर्वतमालाएं चलती हैं, एक ये अरावली पर्वतमाला है आपके, जो लगभग राजस्थान के आपके इस वाले क्षेत्र से ये अरावली पर्वतमाला है जो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं। ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के इधर वाला जो भाग है, ये संपूर्ण भाग आपके मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है।
इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है, इस संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है, इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो आपके 0 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि इस अरावली के पश्चिम के अंदर जो मरुस्थलीय प्रदेश बसा हुआ है, इसके अंदर जो बारिश होती है वो लगभग आपके 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो वर्षा के आधार पर हमने एक डिवाइडेशन कर दिया था इसके बीच में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, उसको हमने एक डिवाइड किया। यहाँ से हमने एक रेखा निकाली, वो इस प्रकार से गई और ऐसे, ठीक है ना। इस रेखा का नाम हो गया आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 2 भाग कौन कौन से डिवाइड कर दिया? नंबर 1 ये भाग हो गया और नंबर 2 आपके ये वाला भाग हो गया। जी हाँ, नंबर 1 का क्या नाम रखा गया? नंबर 1 का ये नाम रखा गया कि ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा, और नंबर 2 का ये नाम रखा गया कि ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। तो नंबर 1 का नाम रखा हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इधर वाला जो भाग हो गया इसका नाम रख दिया हमने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इधर वाला होगा आपके, एक पश्चिम की तरफ हो गया और दूसरा पूर्व की तरफ हो गया। तो एक हो गया आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा हो गया आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जो अलग करने का काम है वो किन के द्वारा किया गया है भाई? वो किया गया है आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा। अब ये कोई जिले को मद्देनजर रखकर नहीं निकाली गई, ऐसा कोई नाप तोल से तो नहीं निकाली गई है। वर्षा को आधार बनाकर, जिस जिले में जितनी वर्षा होती है उसको आधार बनाकर इसका डिवाइडेशन कर दिया गया है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इनको जो विभाजन करने का जो मुख्य कार्य है वो वर्षा के आधार पर किया गया। किस पे आधार पर किया गया भाई? तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसका जो विभाजन है वो वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर किया गया। कितने सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से कैसे होगा? तो हमने ये इस प्रकार से डिवाइड किया कि इधर वाला जो भौतिक प्रदेश है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें बारिश का जो दायरा रखा गया, कैटेगरी रखी गई, वो है 0 से 25 सेंटीमीटर। 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश तक का जो क्षेत्र होगा वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल होगा। और 25 से लगाकर 25 से 50 सेंटीमीटर तक की जो बारिश होगी वो आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण करेगी। तो टोटल ही देखो 0 से 50 सेंटीमीटर तक मरुस्थलीय प्रदेश में बारिश होगी, जिसमें से 0 से 25 और 25 से 50 सेंटीमीटर हम डिवाइड कर देंगे। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अपन डिवाइड से पढ़े। तो देखें, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर लूं मैं सबसे पहले आपके सामने। अगर इस प्रदेश की बात करूं मोटे मोटे तौर पर, तो एक तो ये वनस्पति रहित प्रदेश है।
वनस्पति रहित प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर वनस्पति नहीं पाई जाती हैं, कुछ छोटी मोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करूं, इसमें मैं वर्षा की बात करूं तो 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उसके बाद मैं बात करूं तो इसके अंदर जैसलमेर जिला शामिल होगा, इसके अंदर बाड़मेर जिले का कुछ भाग आएगा, इसमें आप बीकानेर जिले को शामिल कर सकते हो। फिर नए जिले के अनुसार इसमें आपके अनूपगढ़ का जिला शामिल हो जाएगा, इसमें आपका फलोदी वाला जिला शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग ये क्षेत्र हैं जो आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आएंगे। और दूसरे तौर पर बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर हम बात करें तो इसमें एक तो जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति, और जीरोफाइट वनस्पति को ही मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है, मरुद्भिद वनस्पति। इसमें जो वर्षा होती है आपके, बारिश का जो क्राइटेरिया है वो आपके 25 से 50 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। विस्तार की बात करें अपन तो विस्तार की बात कर सकते हैं। इसमें एक तो गग्गर नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा, तो गग्गर बेसिन क्षेत्र आ जाएगा इसमें। आप इसमें एक शेखावटी प्रदेश को शामिल कर सकते हो, शेखावटी प्रदेश इसमें आ जाएगा आपके। और हम बात करें मोटे तौर पर तो नागौर वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा, नागौरी उच्च भूमि। और फिर हम बात करें तो इसमें लूनी नदी वाला क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, लूनी नदी क्षेत्र। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने जो डिवाइडेशन किया है मरुस्थलीय प्रदेश का, इसका जो टोटल ही शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपके लगभग 75,000 किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर है। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं, इसका जो टोटल ही क्षेत्रफल है वो आपके 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये टोटल ही अपना मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, चलो अब हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की, अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक बालू का युक्त प्रदेश और दूसरा बालू का मुक्त प्रदेश। अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे बालू का युक्त क्या है, बालू का मुक्त क्या है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अगर मैं इसकी परिभाषा यहां पर लिख दूं, ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें रेत के टीले नहीं हो, पथरीला व चट्टानी मरुस्थल हो।
पथरीला व चट्टानी मरुस्थलों, वो आपके क्या कहलाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाएगा। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की मैं बात करूं तो ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश, ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश, ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें बड़े बड़े रेत के टीले हो, बड़े बड़े रेत के टीले हो, वो आपके बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा। हमने मोटे तौर पर दो बात की है। हमें पहले बात करनी है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा करना है बालू का स्तूप मुक्त। यानी कि इसी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को हम अभी पढ़ रहे हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश वाला भाग है, इस भाग को हम पढ़ रहे हैं। और हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड किया हमने? दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से हैं वो आपको पता ही है, अभी हमने डिवाइड किया यहां पर। तो एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक तो हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें रेत के टीले पाए जाते हैं और ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। सर अगर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं तो फिर कुछ न कुछ तो पाया जाएगा, उसमें बिल्कुल पाया जाएगा। क्या पाया जा सकता है? तो देखिए, इस बालू का मुक्त प्रदेश में एक तो हमादा, एक आपके पाई जाती है लाठी सीरीज, एक पाई जाती है सेवण घास, एक पाया जाता है चांदन नलकूप, एक पाया जाता है आकलवुड फॉसिस पार्क, एक पाया जाता है आपके सेज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, जिसमें अपने बड़ला सोलर पार्क ले सकते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क हुआ था। ये जो संपूर्ण मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, ये बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश होते हैं उसमें रेत के टीले पाए जाते हैं, जिसमें अपन ले सकते हैं कि एक जो रेत का टीला है वो ले सकते हैं अपन अर्धचंद्राकार रेत का टीला, या अपन बात करें तो तारानुमा रेत का टीला, अनुधेरी रेत का टीला, अनुप्रस्थ रेत का टीला, पैराबोलिक रेत का टीला, नेटवर्क रेत का टीला या सब्र काफी रेत का टीला, ये सब के सब क्या है भाई? रेत के टीले। ठीक है ना? चलो जी, तो पहले अपन ये पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और उसके बाद पढ़ेंगे अपन बालू का युक्त प्रदेश। ठीक है? तो हम पहले सबसे पहले बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। तो ये जो बात है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बालू का मुक्त जो प्रदेश है, बालू का मुक्त प्रदेश की मैं बात करूं, बालू का मुक्त प्रदेश आपके लगभग ये आपके 41.5% भाग पर फैला हुआ है। बालू का जो मुक्त प्रदेश है वो 41.5% भाग पर फैला हुआ है और बालू का युक्त जो प्रदेश है वो आपके लगभग 58.5% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि 41.5% भाग हैं वो बालू का मुक्त प्रदेश है और 58.5 है वो बालू का युक्त प्रदेश है। और इसमें अपन सबसे पहले बात करें लाठी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो लाठी सीरीज के बारे में अपन समझे। सबसे पहले हमादा, हमादा क्या होता है कि पथरीला मरुस्थल होता है। ऐसा मरुस्थल जो बिल्कुल पथरीला मरुस्थल हो। यहाँ पर एक मैंने बड़ी इमेज ली है, इस इमेज के माध्यम से अपन समझेंगे। तो अपन कह सकते हैं जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल
को स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो हमादा एक तो आपके हमादा फैल रखा है, एक तो आपके पोखरण, मोहनगढ़, ये जैसलमेर के अंदर है। फिर अपन बात करें तो फलोदी, कहाँ पर फैल रखा है? फलोदी के अंदर फैल रखा, ठीक है ना। तो ये सारी जगह वहाँ पे फैल रखा, ठीक है। तो पथरीला या जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसको स्थानीय भाषा के अंदर हमादा कहा जाता है। हमादा आपके राजस्थान के अंदर पोखरण, पोखरण के बाद अपन बात करें मोहनगढ़, जैसलमेर, फलोदी, कुछ इसका भाग है वो बाड़मेर के अंदर भी है। तो वहाँ पर ये फैल रखा है। अगर मैं इसकी एक इमेज लेकर अपन बात करूं, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो ये इमेज लेते हैं अपन और इस इमेज की बात करें अपन। ये देखिए, ये राजस्थान है। चलो, राजस्थान के अंदर ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी कि ये इधर वाला जो संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश है जो मैं येलो कलर का कर रहा हूं, इसमें जो बॉर्डर लाइन इसकी कहीं ना कहीं कटी हुई से है, तो अपन इसको सेट कर देते हैं। ये जो राजस्थान का प्रदेश है, अब बात करें, ये वाला जो भाग है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है भाई? मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का ये वाला मरुस्थलीय प्रदेश वाला भाग है, ठीक है। ये संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश है और इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये जैसलमेर का, फलोदी का, ये वाला अपन क्षेत्र ले ले, कुछ बाड़मेर का, कुछ जोधपुर का, ये इधर वाला मैं भाग ले लूँ, ये वाला जो भाग है जो मैंने डार्क रेड कलर किया है, ये वाला भाग है जो आपके हमादा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। ये वाला भाग कौन सा क्षेत्र है आपके अंदर? हमादा क्षेत्र है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये राजस्थान के अंदर आपके हमादा क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ये आपके हमादा है जो एकदम पथरीला मरुस्थल है। यहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं, ऐसे बिल्कुल पत्थर की तरह होता है ये मरुस्थलीय प्रदेश, और इससे अपना स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हमादा। अगली अपन बात करें तो सर मरुस्थल के कितने प्रकार होते हैं, अपने यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो अपने यहाँ पर देखो, एक ये तो विशाल थार का मरुस्थल है जो आपको देखने को मिल ही रहा है, एक होता है रेग और एक होता है हमादा। हमादा मरुस्थल क्या होता है सर? तो हमादा मरुस्थल तो ये होता है पथरीला मरुस्थल। हमादा को अपन कह सकते हैं पथरीला मरुस्थल। जो पथरीला मरुस्थल है ये आपके हमादा कहलाएगा। इर्ग क्या होता है? अगर अपन इर्ग की बात करें तो इर्ग क्या होता है? इर्ग महामरुस्थल होता है, जो महान मरुस्थल होता है वो इर्ग है। जो आपके सामने मिट्टी का दिख रहा है ना,
महान मरुस्थल जो बड़ा मरुस्थल हो और जिसमें क्या हो, रेत के टीले, वो आपके ईर्ग कहलाएगा। और जो मिश्रित हो, जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर सब शामिल हो, मिश्रित, मिश्रित या फिर पथरीला, कंकर पत्थर, मिश्रित या फिर कंकर पत्थर से निर्मित हो, वो आपकी क्या कहलाएगा, रेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, रेग। तो ये आपके कोडिंग पूछी जाती है मरुस्थल की कि हमादा क्या होता है, तो हमादा पथरीला मरुस्थल होता है। ईर्ग क्या होता है, जो मिट्टी या रेत के टीले या बड़ा जो मान मरुस्थल, थार का मरुस्थल है, वो आपके ईर्ग कहलाता है। रेग क्या होता है, ये मिश्रित जो मरुस्थल होता है वो आपके रेग कहलाता है। चलो जी आगे बात करें अपन, आगे बात करें लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर अपन बात करें तो लाठी सीरीज यह है एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो लाठी सीरीज की मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने, तो यह एक भूगर्भीय, यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है, जो प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी है। लगभग अपनी इसकी बात करें तो ये कितने किलोमीटर लंबी हो जाएगी भाई, 60 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी तो देखिए ये संपूर्ण लाठी सीरीज है, ठीक है। ये आपके लाठी सीरीज है, 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल ही ये 60 किलोमीटर लंबी है। सर ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपके मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर से लगाकर पोखरण जैसलमेर तक, पोखरण जैसलमेर तक, यानी कि मोहनगढ़ जैसलमेर से लगाकर पोखरण जैसलमेर तक ये फैली हुई 60 किलोमीटर एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। इस लाठी सीरीज की और क्या विशेषता हो सकती है, तो इस लाठी सीरीज की बहुत सी विशेषताएं हैं जिसमें अपन बात करें, हम बात करें तो इस लाठी सीरीज पर आपको एक तो सेवन घास देखने को मिलेगी, सेवन घास, और क्या देखने को मिलेगा, और आपको इस पे देखने को मिलेगा गोडावन पक्षी, और हमें क्या देखने को मिल सकता है, बिल्कुल इस पर आपको देखने को मिलेगा चांदन नलकूप, चांदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। तो ये जो लाठी सीरीज है ये आपके जैसलमेर जिले के अंदर है, मोहनगढ़ से लगाकर पोखरण तक है, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। बहुत बार क्वेश्चन आया है लाठी सीरीज क्या है, ये भूगर्भीय जल पट्टी है जो प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मोहनगढ़ से लगाकर पोखरण तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 60 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर एक सेवन घास, गोडावन पक्षी और चांदन नलकूप देखने को मिलता है। आओ चर्चा करते हैं अपन सेवन घास, गोडावन पक्षी और चांदन नलकूप क्या होता है। मैं साथ में इमेज लेकर आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई आखिर ये चीज़ होती क्या। जैसलमेर के अंदर भी ऐसी घास होती है, बिल्कुल देखो दूर दूर तक मरुस्थल है और यहाँ पर ये घास है, एकदम हरी घास होती है, प्रोटीन युक्त घास होती है, सबसे पौष्टिक घास है ये सेवन घास, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है।
ये गोडावण पक्षी हैं, ये इसी घास में रहना पसंद करते हैं, और गोडावण पक्षी होते हैं वो सेवन घास में अपना अंडे देते हैं। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो सेवन घास की विशेषता ये होती है, ये सेवन घास होती है भाई। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें भी सेवन घास का जिक्र किया गया, बताया गया कहीं न कहीं। तो सेवन घास ये एक प्रकार की पौष्टिक घास होती है जो आपके लाठी सीरीज में पाई जाती है। क्या विशेषता हो सकती है सेवन घास की? तो सेवन घास की ये विशेषता है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास है। अन्य नाम, तो अन्य नाम इसे लिलोन कहते हैं। सेवन घास कोई अन्य नाम पूछे, अन्य नाम इसका हो जाएगा भाई लिलोन। अन्य नाम क्या हो जाएगा? लिलोन। अब ये जो घास है ये सर्वाधिक पौष्टिक घास है, ठीक है ना। दुधारू पशुओं के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट घास है सेवन घास, जो आपके जैसलमेर में पाई जाती है। तो यहां पर मैं लिखूं यह सर्वाधिक पौष्टिक घास है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए आप। यह सर्वाधिक पौष्टिक घास है, पौष्टिक घास है जिसमें राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है भाई? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण अपना प्रजनन करता है। क्या करता है भाई? प्रजनन करता है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण अपना प्रजनन करता है। इसके अंदर ये गोडावण पक्षी है, बड़ा शर्मीला पक्षी है। तो राजस्थान के मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। ये आपको जो घास दिखने को मिल रही है पूरी सेवन घास है, और ये जो गोडावण पक्षी है ये भी सेवन घास के कुछ पार्ट हैं जो आपके सामने इमेज के। तो इमेज के सामने दिखाने से मतलब क्या होता है कि भाई आपको समझ में आ जाए। कोई भी चीज़ का मैप होना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो समझ में नहीं आएगा, इमेज दिखाऊँ तो समझ में आ जाएगा। अपन ऐसे कोई कहानी सुनाए तो समझ में नहीं आएगा, और अपन फिल्म देख कर आए, मूवी देख कर आए, मैं कहता हूं कि वो 80% मूवी आपको मुंह पे याद होगा कि उसमें क्या एक्शन हुआ, कौन सा गाना आया, कौन सा सीन आया, एकदम सटीक तौर पे याद होगा, क्योंकि हमने वो आंखों से देखा था। यहाँ पर यही है, मैं इसीलिए ये सारी इमेज लेकर आ रहा हूँ कि ताकि आप देखें सेवन घास कैसी है, गोडावण पक्षी कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, इसके बाद अपन बात करें चांदन नलकूप। ये चांदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है, चांदन नलकूप राजस्थान के जैसलमेर जिले चांदन गांव में स्थित है। भाई इसकी विशेषताएं क्या हैं कि चांदन नलकूप है, एक तो आपको लाठी श्रीज श्रृंखला पर स्थित है। ये लाठी श्रीज श्रृंखला में स्थित। दूसरी क्या विशेषता मिलेगी? इसे थार का गड़ा कहा जाता है। थार का गड़ा। क्या विशेषता है भाई? मीठे पानी का कुआं है। कैसे पानी का? मीठे पानी का कुआं। किन का अवशेष है ये? तो ये प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष।
प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है जो चांदन नलकूप है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, इसे थार का गड़ा कहते हैं। और एक बटाडू का कुआं है जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो रेगिस्तान का जल महल अलग है। रेगिस्तान का जल महल तो कहाँ पर है? बटाडू का कुआं, बाड़मेर। और ये थार का गड़ा है। यहाँ पर मैं लिख दूं रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल है, रेगिस्तान का जल महल बटाडू का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर। बटाडू का कुआं ये कहाँ पर है? बाड़मेर। इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। इसे कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। जबकि थार का गड़ा है वो चांदन नलकूप को कहा जाता है। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। तो चांदन नलकूप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आकलवुड फॉसिल पार्क है यहाँ पर। आकलवुड फॉसिल पार्क की ये है कि यहाँ से करोड़ों साल पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले। आकलवुड फॉसिल पार्क की क्या विशेषता है? करोड़ों साल पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले। दूसरा पॉइंट क्या है? ये आकलवुड फॉसिल पार्क की दूसरा पॉइंट की विशेषता है, यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? जैसलमेर जिले में। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? आप में से किसी ने कुलदरा गांव के बारे में सुना है क्या? जैसलमेर के अंदर कुलदरा गांव है जिसे भूतों का गांव कहा जाता है। ठीक है ना, भूतों का किला, भानगढ़ का दुर्ग आपने सुना होगा, अलवर के अंदर है। यहाँ पर एक गांव है जिसे भूतों का गांव कहा जाता है, कुलदरा गांव है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो मैं यहाँ पर नोट लगा के लिखूं कुलदरा गांव। और कुलदरा गांव आपके हैं जैसलमेर जिले में। यहां से डायनासोर व व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से हुए भाई? कुलदरा गांव से। यहाँ से जैसलमेर के अंदर कुलदरा एक गांव है, वहाँ पर लकड़ी के डायनासोर और व्हेल मछली के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो कुलदरा के अंदर हुए थे। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन यानी कि हमादा जो क्षेत्र है आपका, जो पथरीला मरुस्थल है, इस मरुस्थल की बात करें अपने यहाँ पर, ये जो पथरीला मरुस्थल है इसके अंदर आपके जो सोलर एनर्जी पार्क है इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है ना, इसे ऐसे कह सकते हो देश का या फिर वर्ल्ड का पावर हाउस कह सकते हो, भारत देश का कह सकते हो, अपन पावर हाउस कह सकते हो इसका। यानी कि यहाँ पर सोलर एनर्जी की प्रबल बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अपन सबसे बड़े सोलर पार्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो भाई, ये सोलर पार्क लगे हुए हैं, यानी कि गांव के गांव छा रखे हैं। कभी आने को मिले तो बड़ला गांव, जोधपुर। बड़ला
सोलर, बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? ये बड़ला सोलर पार्क है आपके जोधपुर। क्या विशेषता है इसकी? सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा पार्क, ठीक है ना। तो ये भी आपके इसी जो पथरीला मरुस्थल है या फिर अपने ये जो हमादा क्षेत्र है, जो बालू का मुक्त प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर ही ये पाया जाएगा। तो हमने जो अभी तक बातें की हैं वो संपूर्ण अपन ने बालू का मुक्त प्रदेश की बात की है। यानी कि ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये हमने समझा बालू का मुक्त प्रदेश का। इसमें हमने हमादा के बारे में पढ़ा है, लाठी सीरीज के बारे में पढ़ा है, सेवन घास के बारे में पढ़ा है, चांदन नलकूप के बारे में पढ़ा है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क के बारे में पढ़ा है, और सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। इसकी एक एक पीडीएफ के रूप में मैं डिटेल से बात की थी। तो ये हमादा के बारे में अपन ने कम्प्लीटली समझा था। यहाँ पर मरुस्थल के प्रकार पढ़े थे हमने, कौन कौन से मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। लाठी सीरीज के बारे में पढ़ा हमने, सेवन घास के बारे में पढ़ा था, गोडाउन पक्षी के बारे में, चांदन नलकूप के बारे में हमने पढ़ा था, आकलवुड फॉसिल्स पार्क के बारे में हमने पढ़ा था, और बड़ला सोलर पार्क के बारे में पढ़ा था। ये जो टोटल ही संपूर्ण बालू का मुक्त प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग 41.5% भाग है, जो हमने कम्प्लीटली पढ़ा था। ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बता रहे हैं वैसा आपको साथ में नोट करना है, और एक बार रीड आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब हम बात करें कि बालू का मुक्त, तो बालू का मुक्त में कहीं पे भी हमने रेत के टीले के बारे में नहीं पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे बालू का युक्त। तो बालू का युक्त में अपन रेत के टीले के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे? रेत के टीले के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के अंदर बहुत से रेत के टीले पाए जाते हैं, बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे संपूर्ण अपन बालू का युक्त प्रदेश के अंदर। कहाँ पर पढ़ेंगे भाई? बालू का युक्त प्रदेश के अंदर। अब रेत के टीले की बात करें तो राजस्थान में जो रेत के टीले पाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रेत के टीले होते हैं। और आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। देखो, ये मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट करवाने के बाद ही मैं आपको प्रश्न उत्तर करूंगा, कम से कम 15-20 प्रश्न उत्तर होंगे। उससे आप ये क्लियर कर ले कि आपको कितना समझ में आया और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर एक रेत के टीले के प्रकार का क्वेश्चन आता है कि रेत के टीले के प्रकार के बारे में पूछा जाता है कि अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, तारानुमा, बालू का, अर्धचंद्राकार, पैराबोलिक, नेटवर्क, ये बहुत से अपने रेत के टीले हैं। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो 58.5% भाग पर फैला हुआ है। अगर इसकी बात करें अपन बालू का स्तूप के प्रकार, तो सबसे पहले देखें बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं। बालू का स्तूप के प्रकार की बात करें अपन तो राजस्थान के अंदर जो बालू का स्तूप के प्रकार पाए जाते हैं, एक होगा आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, चंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। दूसरी अपन बात करें, इस अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को ही बरखान रेत का टीला कहा जाता है। इसी का अन्य नाम हो जाएगा बरखान रेत का टीला। यहां से भी सीधा क्वेश्चन आ रखा है, अर्धचंद्राकार रेत के टीले का अन्य नाम क्या है? बरखान। तो इनकी फिर विशेषता पढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील है, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण वाले हैं, सर्वाधिक विनाश मचाते हैं वही। दूसरा अपन पढ़ सकते हैं अनुदैर्घ्य ऑब्लिक रेखीय रेत के टीले। एक हमारे यहां पर जो रेत का टीला होगा उसका नाम होगा अनुप्रस्थ
और अनुप्रस्थ को अपन कह सकते हैं समकोणीय, समकोणीय रेत का टीला। अभी मैं प्रत्येक रेत के टीले के साथ में अपन इमेज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन को क्या आ जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। जब रेत के टीले की इमेज देखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। थोड़ा ज्योग्राफी वाला चैप्टर है, आपको साथ में डूब कर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो इमेज बताते हैं उसको, इमेज को आराम से दिल में उतारो, फिर एनालाइज करो साथ साथ में कि भाई हमें कैसे इसको याद करना है, कैसे पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड सेट हो जाता है। अब मैं ये दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, कौन से रेत के टीले का प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा रेत के टीले का प्रकार नहीं है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। अगली अपन बात करें तो एक रेत के टीले का नाम है पैराबोलिक रेत का टीला हो जाएगा। एक हो जाएगा आपके सब्र काफिज रेत का टीला है। हम बात करें यहाँ पर तो एक रेत का टीला हो जाएगा आपके नेटवर्क। सर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क भी एक रेत के टीले का प्रकार है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं अर्धचंद्राकार रेत के टीले की बात करें, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार रेत के टीले की बात करते हैं। ये आपके अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं। देखो कितनी प्यारी तस्वीर है भाई। कभी भी आपको मरुस्थल में घूमने का मन हो, ऐसा नहीं है कि मारवाड़ है ना, मारवाड़ वाले सुधरने वाले है नहीं, ठीक है ना। मारवाड़ ने मरुस्थल को बिगाड़ दिया। सर कैसे? देखो हमारे यहाँ से कुछ लोग रोजगार के चक्कर में बाहर गए थे, साउथ की ओर गए थे काम करने के लिए। तो हम लोगों ने बड़ी उम्मीद जताई कि यहाँ से लोग बाहर साउथ की ओर जा रहे हैं तो कुछ अच्छा न अच्छा टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे और राजस्थान को डेवलप करेंगे। तो वो मारवाड़ के थे, सुधरने वाले थे नहीं, राजस्थान के थे, ठीक है ना। तो राजस्थानी कहाँ सुधरने वाला है। तो वहाँ यहाँ से गए थे और वहाँ गए थे और वहाँ जाके साउथ वालों को बिगाड़ दिया। वो बेचारे कुछ समझ ही नहीं रहे थे राजस्थानी, ठीक है ना। तो वो अभी का कल्चर देखे अपन तो पूरे मतलब बात करें अपन पूरे साउथ के अंदर राजस्थानियों का फैल रखा है। और वहाँ पे भी वो सब शुरू हो गए, एक शाम गौ माता के नामन, बाबा का भंडारान, फलाना वोन माता जी का वोन। साउथ वाले भी वो भी अन्य साथ साथ में नाचने लग गए, क्योंकि राजस्थानी है, कुछ भी कर सकता है। अब मरुस्थल आया राजस्थान में, मरुस्थल को छोड़ा नहीं। विश्व के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है वो राजस्थान है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है वो राजस्थान है। हमने राजस्थान के अंदर खजूर की खेती कर दी, स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी, हमने अन्न उत्पादन कर दिया, रसीला गांव गंगानगर को बना दिया, यानी कि पूरे मरुस्थल को हरा भरा करके ऐसी की क्या कर दी भाई, तैसी। अब देखो मरुस्थल में कभी घूमने का अवसर मिले जरूर घूम कर आना। ये आपके अर्धचंद्राकार, देखो आपको आकृति से ही पता चलेगा। ये जो आकृति बन रही है, ये जो आकृति बन रही है, ये देखो, ये अर्धचंद्राकार आकृति, यानी कि आधे चांद के समान आकृति हो रही है। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीले होते हैं जिसे बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार रेत की आकृति के टीले को क्या कहते हैं भाई, बरखान। अब ये किन के कारण बनते हैं? तो वायु भंवर के जो चक्रवात आते हैं, चक्रवातों के कारण इनका निर्माण होता है। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों के बारे में अपन लिखे तो देखें, अर्धचंद्राकार रेत के टीले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को बरखान कहा जाता है। क्या विशेषता है भाई? तो एक तो विशेषता है कि यह सर्वाधिक गतिशील है, यह सर्वाधिक गतिशील है, और जो सर्वाधिक गतिशील होगा वो सर्वाधिक क्या होगा, विनाशकारी, क्योंकि आगे बढ़ेंगे और विनाश मचाएंगे। तो विनाशकारी रेत के टीले
सर्वाधिक गतिशील भी है और साथ में क्या है, विनाशकारी रेत के टीले सर्वाधिक मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण किन रेत के टीलों के कारण होता है, तो वो अर्धचंद्राकार या फिर जो बरखान रेत के टीले होते हैं उनके कारण होता है। राजस्थान में ये कहाँ पाया जाता है, तो अगर इनके विस्तार की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक आपके ये शेखावटी क्षेत्र में पाए जाएंगे। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी में भी ये कहीं के प्रसिद्ध है क्या, बिल्कुल प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, तो देखो भालेरी गांव चूरू, भालेरी गांव चूरू यहाँ के ये प्रसिद्ध है। ओसिया क्षेत्र जोधपुर, ओसिया क्षेत्र जोधपुर यहाँ के भी ये आपके बरखान रेत के टीले हैं, वो प्रसिद्ध रेत के टीले। कैसे भाई, प्रसिद्ध रेत के टीले हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक ये विनाशकारी रेत के टीले सर्वाधिक मरुस्थलीकरण करते हैं और सर्वाधिक ही ये क्या है, गतिशील है। सर्वाधिक ये और क्या है भाई, गतिशील रेत के टीले। तो एक टाइप हमने पढ़ा है राजस्थान के अंदर अर्धचंद्राकार या फिर बरखान रेत के टीले। नेक्स्ट बात करें अपन, तो तारानुमा रेत के टीले। देखो इसकी आकृति आपके ऐसे बन रही है, ये यहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ से मिल रहा है, एक वापस दोबारा यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, एक इधर ले लो। तो इनके जो रेत के टीले हैं ये आपस में ऐसे मिल रहे हैं। तो अपन इनको अगर मैच भी कर लें, अगर अपन इनको ऐसे मैच करें तो कुल मिला के कहीं ना कहीं स्टार की आकृति बना देता है। किसकी आकृति बना देता है, स्टार की आकृति बना देता है। इसीलिए इन तारों को तारानुमा रेत के टीले कहते हैं। कौन से रेत के टीले, तारानुमा रेत के टीले। तो ज़्यादा तो क्या देखना है इसमें, एक तो यही देखना है कि इसकी जो आकृति होती है वो तारानुमा होती है, इनकी जो आकृति होती है वो तारानुमा होती है। आकृति की बात करें अपन, तारानुमा आकृति होती है। आपके राजस्थान के अंदर पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, गंगानगर, यहाँ पर ये आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तारानुमा रेत का टीला। सर इसके बारे में एक एक दो दो लेन क्या लिखा हो पे है, इतनी तो लिखा है क्या, ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। सवाल बनेगा कहाँ से बनेगा, इतना ही बनेगा, तारानुमा रेत का टीला है या नहीं है, बिल्कुल है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये अंदर के स्थान भी लिखा रहा हूँ, कहीं से भी सवाल आने की गुंजाइश बहुत कम है, फिर भी कहीं कहीं पे लिखा देते हैं। अनुदैर्घ्य और रेखीय रेत के टीले, ज़्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जो हवाओं के बिल्कुल अनुसार, हवाओं के जो अकॉर्डिंग बनेंगे वो रेखीय रेत के टीले हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो एक ही समान रेखा में पवन की दिशा के बिल्कुल अनुरूप जो रेत के टीले बन रहे हैं, ये सारे के सारे रेत के टीले क्या कहलाएंगे भाई, आपके रेखीय रेत के टीले कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको कहे तो इतना कह सकते हैं कि ये पवन की दिशा के अनुसार बनता है, पवन की दिशा के अनुसार। पवन की दिशा के अनुसार बनते हैं, एक लाइन में बनते हैं, इसीलिए इसे रेखीय रेत के टीले कहते हैं। एक लाइन में बनते हैं इसीलिए इसे क्या कहते हैं भाई, रेखीय रेत के टीले कहते हैं।
कहाँ पाया जाता है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं। सर्वाधिक कहाँ होते हैं? जैसलमेर और नेक्स्ट बात करें अपन तो अनुप्रस्थ और समकोणीय। देखो ये जो रेत के टीले होते हैं ये बिल्कुल देखो समकोण आकार के रेत के टीले होते हैं। तो ये एक तरह से समकोण बनता है। पवन की दिशा में परिवर्तन करने के कारण एक सिरा इनका कट जाता है आगे, तो ये समकोण रेत के टीले हो जाते हैं। कैसे रेत के टीले हो जाते हैं? समकोण रेत के टीले। और समकोण रेत के टीले को ही अनुप्रस्थ रेत के टीले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ रेत के टीले। तो समकोण आकृति के होते हैं। समकोण आकृति के होते हैं। अब ये कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्रसिद्ध है, जालोर के प्रसिद्ध है, जैसलमेर के आसपास पाए जाते हैं। जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। और अपन बात करें तो कोई विशेष स्थान होते नहीं इनके, ठीक है ना। अब मैं आपको ये समझा दूं कि जितने भी जो हमने रेत के टीले पढ़े हैं, इन रेत के टीलों में सिवाय एक ही आपको ध्यान रखने हैं, केवल और केवल इनके स्थान का नाम। इनके केवल ये कि भाई ये टीला किस प्रकार का है, केवल और केवल नाम याद रखना है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कौन सा रेत के टीले का प्रकार है या फिर कौन सा नहीं है, इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अनुप्रस्थ के बाद में बात कर लूँ तो ये पैराबोलिक रेत के टीले होते हैं, जो बिल्कुल अर्धचंद्राकार के भी दिखते हैं, एकदम इसके समान ही दिखते हैं। इसकी क्या विशेषता है सर? तो ये महिला के हेयर पिन के समान दिखते हैं, महिला के बालों की पिन के समान दिखाई देते हैं, पिन के समान दिखाई देते हैं। क्लियर? अगले टीले की बात करें तो देखो ये नेटवर्क रेत का टीला है। जो रेत के टीले एक दूसरे से, ये देखो ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब रेत के टीले आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए होने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? नेटवर्क रेत का टीला। तो इतना ध्यान रखना, नेटवर्क रेत का टीला। सब्रकाफिज, जो ये छोटी छोटी झाड़ियों के बीच में जो रेत के टीले बनते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ना ये झाड़ियों, इन झाड़ियों के बीच में अगर कोई रेत के टीले बनते हैं तो वो सब्रकाफिज रेत के टीले कहलाते हैं, ठीक है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटी झाड़ियों के बीच में अगर कोई रेत का टीला बनता है, छोटी छोटी झाड़ियों के बीच में, छोटी झाड़ियों के बीच में, छोटी झाड़ियों के मध्य बनने वाले रेत के टीले, छोटी झाड़ियों के मध्य बनने वाले जो रेत के टीले होते हैं वो सब्रकाफिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सब्रकाफिज। तो अभी तक हमने पढ़ा है वो राजस्थान के अंदर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा है। हमने राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। यहाँ से देखें, हमने राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापस 2 भागों में डिवाइड किया था। ये रहा, इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, बालू का मुक्त प्रदेश और बालू का युक्त प्रदेश। फिर हमने पहला बालू का मुक्त प्रदेश पढ़ा और दूसरा पढ़ा था हमने बालू का युक्त प्रदेश कंप्लीट पढ़ा था। यानी कि टोटल कुल मिलाकर मोटे तौर पर कहूँ मैं तो हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीट पढ़ लिया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ कहाँ पर है, तो ये देखिए आपके सामने ये राजस्थान का एक मैप लिया है मैंने। और राजस्थान के इस वाले मैप की मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है एक मिनट के लिए देखो, राजस्थान के अंदर बॉर्डर लाइन कर देता हूँ मैं इसका, ताकि कलर मैपअप होगा तो अपन को आराम से समझ में आएगा। चलो, राजस्थान के अंदर ये वाला जो भाग है आपके, ये संपूर्ण अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल किया गया। और जो इसके इधर वाला जो बचा हुआ भाग है, ये आपके मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ये वाला भाग शामिल किया गया। तो अपन दोनों भाग की बात कर ले अगर, तो जो डार्क वाला भाग है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इधर वाला जो भाग है ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और इसके अंदर जो मैं ब्लू वाला भाग कर रहा हूँ ये आपके हमदा वाला प्रदेश है, जो पथरीला मरुस्थल है। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया एकदम ये इमेज? तो अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज के अंदर लिखे अपन, तो अपन क्या लिख सकते हैं? तो देखो अपन ये लिख सकते हैं कि ये तो हो गया आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो गया आपके हमदा युक्त प्रदेश, और ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब हमने क्या किया, इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया। ये हमने 4 भाग बांट दिए। 4 भाग हमने कौन कौन से बांटे हैं? तो देखो, एक हमने बांट दिया है कि ये जो घग्गर नदी जहां पर चलती हैं, इस वाले भाग को हमने घग्गर बेसिन के नाम से बांट दिया। फिर हमने बांट दिया कि ये जो नीचे वाला भाग है ये शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो हमने इसको शेखावटी प्रदेश के नाम से डिवाइड कर दिया। इसके जो नीचे वाला भाग है ये नागौरी उच्च भूमि हो गया। इससे भी जो नीचे वाला भाग है वो आपके हो गया लूणी बेसिन क्षेत्र। तो मोटे तौर पर बात करें तो इसी शेखावटी प्रदेश को हमने इसी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, इस वाली इमेज में आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करें आप। हमने कहा था कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जो डिवाइड किया गया वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर किया गया। किस रेखा के आधार पर किया गया भाई? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर डिवाइड किया गया। और वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा लगभग ये ऐसे है। और राजस्थान के इधर वाले क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं आपके, क्या आ जाएगी? अरावली पर्वतमाला। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके अरावली पर्वतमाला का है। ब्लैक वाली आपके अरावली पर्वतमाला हो गई। और ब्लैक के पास में जो ये आपके येलो कलर दिख रहा है ये आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये वाला जो पोर्शन है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4। ये जो सबसे पहले हमने ऊपर डिवाइड किया है ये हो जाएगा आपके घग्गर बेसिन क्षेत्र, ये हो जाएगा आपके शेखावटी प्रदेश, ये हो जाएगा आपके नागौरी उच्च भूमि, और ये हो जाएगा आपके, या फिर ये ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा आपके लूणी बेसिन क्षेत्र। तो हमने जो प्रदेश डिवाइड किए हैं
उसमें नंबर 1 हो गया आपके घग्गर बेसिन क्षेत्र। नंबर 1 हो जाएगा आपके घग्गर बेसिन क्षेत्र। नंबर 2 ये हो गया आपके नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। नंबर 2 हो जाएगा आपके शेखावटी प्रदेश। कौन से प्रदेश? शेखावटी प्रदेश। ये हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 हो गया आपके नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 की बात करें अपन तो नंबर 4 हो जाएगा आपके लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूणी बेसिन क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने टोटली 4 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है ना। अब हम इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अगर पढ़ें तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं घग्गर बेसिन क्षेत्र। घग्गर बेसिन क्षेत्र यानी कि राजस्थान के अंदर घग्गर नदी का जो परवा क्षेत्र है वो घग्गर बेसिन क्षेत्र कहलाएगा। आपके यहाँ घग्गर नदी का परवा क्षेत्र है वो आपके घग्गर का मैदान कहलाएगा। घग्गर बेसिन क्षेत्र की मैं बात करूं ठीक है, ये आपके राजस्थान है और राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके गंगानगर है। गंगानगर। और गंगानगर के बाद अपन बात करें तो नीचे वाले बात करें तो ये वाला जिला हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा? हनुमानगढ़। इससे पहले मैं आपको और समझा दिया। चलो, राजस्थान के अंदर अपन बात करते सबसे पहले घग्गर नदी। तो घग्गर नदी आपके इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी आती है और राजस्थान में इस प्रकार से यहाँ से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ऐसे राजस्थान से वापस पाकिस्तान की ओर चली जाती है। नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। नदी कौन सी हो जाएगी भाई? घग्गर नदी। यहाँ पर 2 शहर हो जाएंगे आपके, एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़, एक अनूपगढ़। तो हम बात करें सबसे पहले तो एक तो शहर हो गया आपके गंगानगर। गंगानगर। दूसरे शहर की बात करें तो दूसरा शहर हो गया आपके हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा? हनुमानगढ़। और तीसरे शहर की हम बात करें तो तीसरा शहर हो जाएगा आपके अनूपगढ़। तीसरा शहर हो जाएगा आपके अनूपगढ़। इन 3 शहरों के अंदर आपके घग्गर नदी है, ठीक है ना। अब राजस्थान के अंदर अपन बात करें, राजस्थान में हम बात कर रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के अंदर इस प्रकार से है। ये लगभग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल होता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है ये आपके घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये जो येलो वाला है ये घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था वो राजस्थान के अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वो हो जाएगा आपके घग्गर बेसिन प्रदेश। घग्गर बेसिन क्षेत्र। अजी घग्गर बेसिन क्षेत्र में अब हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले घग्गर नदी का परवा क्षेत्र।
घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो विस्तार की बात करूं कहां कहां पर है, तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र विस्तार की बात करें अपन, तो एक तो हो जाएगा आपके गंगानगर, एक हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, और एक हो जाएगा आपके अनूपगढ़। इन 3 जिलों के अंदर है। किन बात का ध्यान रखना है, राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या फिर पाट नाम से जाना जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है ये नाली या फिर पाट नाम से जाना जाता है। ये जो नीचे वाला जो बचा हुआ ना पूरा पोर्शन, ये भी आपके किस में आएगा, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ही है। हम इसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं घग्गर बेसिन क्षेत्र, ठीक है ना। तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या फिर पाट के नाम से जाना जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनके, हालांकि अपन जब राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे उस समय इनको डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल बता देते हैं। जो नाली और पाट कहते हैं ना, तो नाली भेड़ की नस्ल है। नाली किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, जो कहाँ पाई जाती हैं, ये घग्गर बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भाई, घग्गर बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। कितने जिले शामिल है, 3 जिले शामिल है इसके अंदर। कितने जिले शामिल है आपके, 3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना।